अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमकेट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एनटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है उसका, और उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका दूसरा नाम है। अच्छा, अब अगर हम देखें व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम कहते हैं द एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर आप देखें, अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो अगर हम यहाँ से कोई बॉडी रिलीज़ करेंगे तो ये बॉडी टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेट होगी, और ये जो टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेट होगी, इस एक्सेलरेशन को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उस वजह से ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is known as acceleration due to gravity। अब ये जो acceleration due to gravity है ये फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ पे भी ये चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे acceleration due to gravity near the surface of earth, नियर कहें या एट कहें, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब आप सपोज करें ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस तक ये रेडियस जो होगा वो आर ही कहलाएगा। और हम समझते हैं ये बॉडी बहुत छोटी है और ये बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है। इस बॉडी का मास m है, अर्थ का मास m ही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस बॉडी पे जो अर्थ फोर्स लगाएगी हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो होगा G(m)(e)/RE²। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी के, हम उसको टेक्निकली वेट कहते हैं, तो इसलिए हम इस फोर्स को mg लिख लेते हैं, mg को हम वेट कहते हैं। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन बनेगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इक्वेशन बनेगी G(m)(e)/RE²। ये एक्सप्रेशन बन गई किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एनटी टेस्ट में इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी एक्सप्रेशन ये है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और जब आप इन सब के वैल्यू रखेंगे, जैसे आप जानते हैं G भी कांस्टेंट है, ME भी कांस्टेंट है, RE भी, तो इसका वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI सिस्टम में है। CGS FPS सिस्टम में इसको 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं, राउंड ऑफ करके इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है। एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी ना, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी अगर इस बॉडी का मास 5 किलोग्राम है और इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, दोनों सेम हाइट से अगर मैं रिलीज करूंगा तो दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बॉडी का मास नहीं आ रहा, सिर्फ मास किसका आ रहा है, अर्थ का आ रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, अब यहां पे हम एक और बात करेंगे। देखें, हमने कल वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, या हम थोड़ा सा पहले ये बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ a planet।
अगर हम किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो उसके सरफेस पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके सरफेस पे हम फाइंड करेंगे g = g m/r²। इसका मतलब होगा अगर किसी प्लेनेट का मास, जितना प्लेनेट का मास ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी उस प्लेनेट के सरफेस पे, जितना उसका रेडियस ज़्यादा होगा उतनी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस पे कम होगी। तो ये किसी भी प्लेनेट पे फाइंड करने का वैल्यू है। जैसे अगर आप मून के सरफेस पे फाइंड करना चाहते हैं, मून का मास बहुत कम है तो इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी सरफेस ऑफ मून, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सरफेस ऑफ मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1.602 है, या हम इसको 1.6 भी कहते हैं, मीटर/सेकंड² है। ये सरफेस ऑफ मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है। किसी और प्लेनेट की अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दूंगा तो कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो डेंसिटी की इक्वेशन हमने पढ़ी थी 3g/4π, ठीक है, और 4π² था 4π और कैपिटल G और ये अपना RE था। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी कि डेंसिटी ऑफ अर्थ की। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से G को आइसोलेट करें, तो जब आप G को आइसोलेट करेंगे यहाँ से, तो G जब आइसोलेट होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, यानी जब आपको G फाइंड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये फार्मूला बन जाएगा 4/3π कैपिटल G और RE, इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। अब अगर आप यहाँ से देखें तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी, अच्छा यहाँ पे डेंसिटी भी आएगी G, ρ और RE, ठीक है, यहाँ इसको सिंपली मैं R रखता हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी डेंसिटी ऑफ प्लेनेट से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी रेडियस से, ठीक है, यानी इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन होती है। देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन थी, अगर हम इस एक्सप्रेशन से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि R² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट है। अब देखें, अब थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें। ये रिलेशन आप तब अप्लाई करेंगे जब डेंसिटी की बात होगी, ठीक है, और ये रिलेशन आप तब अप्लाई करेंगे जब मास की बात होगी। सपोज अगर मैं कहता हूं एक प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी से डबल है और उस प्लेनेट का रेडियस भी अर्थ के रेडियस से डबल है, तो मैंने किसकी बात की थी? डेंसिटी की बात की, तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। यानी अगर किसी प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से डबल है और उसका रेडियस भी डबल है, तो उसके सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, 2 टाइम्स डेंसिटी की वजह से, 2 टाइम रेडियस की वजह से। पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कहूँ कि एक प्लेनेट का मास अर्थ के मास के डबल है और उसका रेडियस भी अर्थ के रेडियस से डबल है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो अब आप इस रिलेशन को भूल जाएंगे, अब आप सिर्फ इस रिलेशन पे फोकस करेंगे। मैंने मास की बात की, तो मास की वजह से, मास डबल होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल होगी और रेडियस डबल होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी।
तो पहले डबल हुई फिर 1/4 हुई, इसका मतलब है हाफ हो जाएगी। देखें कितना डिफरेंस है इन दो क्वेश्चंस में। तो जब डेंसिटी की बात होगी तो ये रिलेशन यूज करेंगे, और जब मास की बात होगी तो ये रिलेशन यूज करेंगे। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, और क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी एट दी अर्थ। जी का वैल्यू जो होता है वो अर्थ पे हमेशा एक जैसा नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो जी का वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा, ये बॉडी की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। वेरिएशन क्यों होती हैं? तो एक वेरिएशन होती है वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड। वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड, इसको समझें। हमारी जो अर्थ है ना उसका शेप कुछ इलिप्टिकल है, ये मैंने चैप्टर 3 में भी परहैप्स बताया होगा आपको। ये कहलाता है सेंटर ऑफ अर्थ, और याद रखिएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू 0 होता है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, एट दी सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज 0, ठीक है। और ये कहलाता है, ये जगह कहलाती है पोल। ये जगह क्या कहलाती है? पोल। जहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कम होगा वो पोल होगा, और जहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कहलाएगा इक्वेटर। जब हम बात करते हैं ना वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड, तो इसका मतलब है वेरिएशन फ्रॉम पोल टू इक्वेटर और वेरिएशन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो हम कहते हैं एट पोल वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और हम कहेंगे एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। जी का वैल्यू मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा, यानी कम होगा। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर देन व्हाट हैपन, तो व्हेन वी आर मूविंग पोल टू इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल देन वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज। So this is called the variation due to latitude. I hope कि ये क्लियर हो गई होगी बात। तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और दूसरा रीज़न पढ़ते हैं, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्थ होती है ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। एक तो सन को ऑर्बिट करती है वो एक अलग बात है, पर ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। इस केस में जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसकी एक्सिस जो होती है वो पोल में से पास करती है। कहाँ पे पास करती है? पोल में से। तो जब कोई बॉडी स्पिन करती है और तो उसकी एक्सिस जो होती है ना, उस एक्सिस पे बॉडी ऑर्बिट नहीं करती। मतलब उस एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल को कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करें। एक बॉडी मैंने इक्वेटर पे रखी है और एक बॉडी मैंने पोल पे रखी है, तो अब होगा क्या? ये अर्थ हमारी स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो अर्थ के साथ ये जो बॉडी इक्वेटर पे होगी ना, ये भी स्पिन करेगी पोल को स्पिन करेगी। पर जो बॉडी पोल पे होगी ना वो स्पिन नहीं करेगी। इसका मतलब है जो बॉडी इक्वेटर पे होगी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और जो बॉडी पोल पे होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? तो हम कहेंगे जो बॉडी इक्वेटर पे पड़ी हुई है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ना, जो उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ये अब काम करेगा दो काम करेगा। एक काम क्या करेगा? इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा,
और बाकी जितना बचेगा उससे क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दो तरह की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर यहाँ पे पोल पे जो बॉडी पड़ी होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी पड़ी हुई है उसको क्या नहीं चाहिए, उसको तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। तो ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो पोल पे होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। बात मेरी समझ में आ गई? तो इसका मतलब है, एक बात तो हम लिख लेते हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ the value of g does not या will not be affected at pole। ठीक है, देखिए अगर हमारी अर्थ की रोटेशन इंक्रीज हो गई, अगर हमारी अर्थ की रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए। अगर इस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तो वेट अब क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम प्रोड्यूस करेगा। पर जो बॉडी पोल पे पड़ी हुई है इसको तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। इसका मतलब है अगर बॉडी का रेट, अगर हमारी अर्थ का रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो रहा है, या अगर अर्थ अपनी रोटेशन को स्टॉप कर रही है, तो उसकी वजह से जो बॉडी पोल पे पड़ी हुई होगी उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई भी असर नहीं होगा। जब हम इक्वेटर की बात करेंगे, एट इक्वेटर पे जब बात होगी तो इक्वेटर पे फिर क्या सीन होने वाला है, तो इक्वेटर पे बॉडी का जो वेट होगा, ठीक है, mg, ये यहाँ पे दो काम करेगा। एक काम क्या करेगा, एक काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा काम करेगा इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लें तो m तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम g डैश निकालें तो ये बराबर होगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू होगा कहाँ पे, ये वैल्यू होगा इक्वेटर पे। तो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि g डैश विल बी लेस देन g डैश, यानी जो g इक्वेटर पे होगी वो हमेशा पोल से कम होगी। और एक बात ये भी नोट करें कि अगर अर्थ अपनी रोटेशन अगर अर्थ अपनी रोटेशन बढ़ा देगी, अगर अर्थ अपनी रोटेशन बढ़ाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। जब ये वैल्यू बढ़ जाएगा तो 9.8 में से ज़्यादा सब्ट्रैक्शन होगी, जब ज़्यादा सब्ट्रैक्शन होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर अर्थ अपनी रोटेशन को कम कर देगी, स्लो कर देगी, तो ये वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। जब ये वैल्यू कम हो जाएगा तो 9.8 में से जो सब्ट्रैक्शन होगी वो कम होगी, इसीलिए हम कहेंगे कि इक्वेटर पे g का वैल्यू बढ़ जाएगा। पर अगर अचानक से अर्थ रोटेशन को स्टॉप कर देगी तो ये ब्रैकेट, ये जो सर्किल वाला वैल्यू है क्या हो जाएगा, 0। तो जब 9.8 में से 0 माइनस होगा तो मतलब हमारा वैल्यू और ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इफ अर्थ increases its rate of rotation, if earth increases its rate of rotation, then value of g will increase at equator. What about pole? Pole will not be affected, reason I have told. Okay, now if earth stops, if earth decreases its rate of rotation, if earth decreases its rate of rotation, ये increases था, अब ये decreases है। if earth decreases its rate of rotation, then value of g will, अच्छा यहाँ पे g का वैल्यू डिक्रीज होगा। if earth decreases its rate of rotation, then value of g will increase, और ये कहाँ इंक्रीज होगा, इक्वेटर पे।
और तीसरी बात क्या है, इफ अर्थ स्टॉप्स इट्स रोटेशन। अब यहाँ पे एक MCQ आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अर्थ अपनी रोटेशन को स्टॉप कर देगी तो आपको पता है इक्वेटर पे G का वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, R ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसका वैल्यू सपोज करें 2 है तो हम 2 माइनस कर रहे थे ना, तो अगर अर्थ रोटेशन कर रही है और R ओमेगा स्क्वायर का सपोज कर लेते हैं वैल्यू 2 है, तो अभी अर्थ पे कितना वैल्यू होगा? अभी इक्वेटर पे कितना वैल्यू होगा? 7.8 होगा। पर अगर अर्थ अपनी रोटेशन बंद कर देगी तो कितना होगा? 9.8। तो बढ़ेगा कितना? 2 बढ़ेगा ना, क्योंकि जो हम माइनस कर रहे थे अब हम वो माइनस नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे इफ अर्थ स्टॉप इट्स रोटेशन देन वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर विल इंक्रीज बाय अ नंबर। कितने नंबर इंक्रीज होगा? R ओमेगा स्क्वायर। देखें, अगर आप मेडिकल की टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और सपोज करें बदकिस्मती से आप इम्प्रूवर हैं, ठीक है, तो आपकी टोटल जो CPN होती है उसमें से 0.1 डिडक्शन होती है। सपोज करें अगर किसी स्टूडेंट की CPN है 43.2 तो आपसे 0.1 माइनस होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप इम्प्रूवर हैं। पर अगर गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि नहीं भाई आज के बाद इम्प्रूवर की डिडक्शन नहीं होगी, तो आपके मार्क्स अगर देखा जाए तो कितने इम्प्रूव हो जाएंगी? 0.1 इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों इम्प्रूव होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अब हम डिडक्शन नहीं करेंगे इम्प्रूवर की। इस तरीके से जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से इक्वेटर पे G का वैल्यू कम हो रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। पर अगर अर्थ आज के बाद ऐलान कर दे कि मैं अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करूंगी, तो फिर क्या होगा? इक्वेटर पे जो बॉडी होगी उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। तो जब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए तो उसमें इजाफा हो जाएगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और कितना होगा? वो R ओमेगा स्क्वायर का होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बातें नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ड्यू टू हाइट या ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू हाइट, ठीक है। हाइट की वजह से G में वेरिएशन, ठीक है। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये एक पॉइंट है P जो सरफेस ऑफ अर्थ से h मीटर की हाइट पे है, और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब भी हमें कैलकुलेट करनी होगी तो डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे। ये RE है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? RE प्लस H। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो G होगी इसको हम G डैश कह रहे हैं, और ये बराबर होगी कैपिटल G ME RE प्लस H होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका H जो है वो मच लेसर देन RE है, यानी अगर H RE के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, जैसे फ़र्ज़ करो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, तो इस केस में G डैश का फार्मूला बन जाएगा G 1 माइनस 2H अपॉन RE। पर ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब H आपका मच लेसर देन RE हो, ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे G का वैल्यू मैक्सिमम, सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट भी लिख लें, एज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज डिस्टेंस
फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। लाजमी है अगर आप फोर्स नेट फोर्स को कम करेंगे तो क्या कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। अच्छा, जब हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं ना, तो जब हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे, सपोज करें ये पॉइंट है P और ये पॉइंट सरफेस से डेप्थ D पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं तो G का वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है। पर यहाँ पे G का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। वो इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि जब हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो अर्थ का जो इफेक्टिव मास है वो भी कम हो जाएगा। तो पहले तो ये पॉइंट लिखो, एज वी गो बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। और यहाँ पे जो वेरिएशन होगी इसका फार्मूला होगा G डैश GME RE माइनस D होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फार्मूला भी होगा G1 माइनस D अपान RE। ठीक है, ये फार्मूला एंटीबायोटिक है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। देखें, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से इतना नीचे आ जाएंगे, सपोज करें अगर आप कह रहे हैं D इज इक्वल टू RE, यानी अगर आप इतना नीचे आए हैं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर पे ना। और जब आप यहाँ पे RE रखेंगे, RE से कैंसिल, 1 माइनस 1 0 होगा ना। इसका मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ पे G का वैल्यू क्या हो जाएगा, G का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप नोट करें, तो फिर हम आगे कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। तो अब एक MCQs हम करते हैं, या पहले आप ये अपना ठीक है नोट कर लें, तो मैं MCQs लिख लेता हूँ, इससे हमारी वीडियो की लेंथ भी कम हो जाएगी, टाइम भी सेव हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पास पेपर में भी आए हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे मैंने बताया था इसका वैल्यू होगा GME अपान RE स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है What will be the value of acceleration due to gravity at the surface of planet whose mass is 4 times the mass of Earth and its radius 3 times? ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ME अपान RE स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मास जो है वो कितने टाइम ज़्यादा है, तो इसका मास जो है 4 टाइम ज़्यादा है और इसका जो रेडियस है वो 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ पे G का वैल्यू 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 होगा इसका ऑप्शन। अगर वैल्यू लिखा हुआ है ना तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करेंगे 4/9 मल्टीप्लाइड बाय G का वैल्यू कर देंगे, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स मास इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। तो इस पे भी हम यही रिलेशन अप्लाई करेंगे, यानी अब मास सेम है तो मास सेम है तो 1/r स्क्वायर, यानी हम कहेंगे वहाँ पे G का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखें 1/4 नहीं, इन्होंने वैल्यू लिखा है, तो G का वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है वो 9.8 होता है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 2.25 आएगा, 2.25 आएगा, करके देखते हैं भला। तो 2 टाइम्स, ठीक है, 1 और ये पॉइंट क्रॉस करेंगे, इस पे कितने टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स, इसका वैल्यू होगा 2.45। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज डेंसिटी एंड रेडियस बोथ आर द डबल। अब देखें डेंसिटी और की बात हो रही है, तो अब आपका रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था। तो इसका डेंसिटी भी डबल है, इसका रेडियस भी डबल है, इसका मतलब है उस प्लेनेट पे G का वैल्यू 4 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा होगा, तो 4G होगा। और 4G वैसे भी आजकल आने वाली है। ठीक है,
वो अब ये इस क्वेश्चन को देखें, what will be the value of acceleration due to gravity at the point which is RE meter above the surface of earth। ये पास पेपर में आ चुका है। above the surface of earth है तो हम ये जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, GME RE प्लस H होल स्क्वायर। वो इक्वेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो छोटे डिस्टेंस के लिए है। तो GME और इसकी जगह भी हम अगर H की जगह भी RE रखेंगे तो RE और RE क्या होगा, 2RE। 2RE का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4RE स्क्वायर। अगर आप इसको देखें, इसको तो हम G कहते हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू हो जाएगा G/4। अगर आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं तो G का वैल्यू 9.8 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ एज द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी G डैश जो है वो हाफ ऑफ G होनी चाहिए। G डैश मतलब सपोज करें ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ से कोई पॉइंट होगी तो इसके लिए हम लिखेंगे GME/x²। x हमें फाइंड करनी है, x सेंटर से डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कौन सी G है, सरफेस वाली। तो सरफेस वाली G के लिए हम क्या लिखेंगे, RE² लिखेंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पहले तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये x² होगा, ये 2RE² होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा x = √2RE। तो इसका आंसर ए होगा। ये भी पास पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है। इफ अर्थ, और ये भी पास पेपर में है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स इट्स रोटेशन देन वैल्यू ऑफ G डैश एट इक्वेटर। तो आपको पता है G का वैल्यू बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, R⍵² नंबर बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए होगा, ये मैंने थ्योरी में बताया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट। तो G का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होता है। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो बताया पोल, भाई पोल तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वेटर और पोल होता तो हम पोल पे करते। तो आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सी बात हो रही है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।